नमस्ते। क्लाइमेट क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एक कुछ बात कहना चाहता हूँ। अभी आपने देखा होगा न्यूज़ में कि क्लाइमेट चेंज को लेकर के बहुत सारे एक्टिविज़्म होता है बहुत तरह का, ठीक है। अब उसमें से कुछ लोग अनशन पर बैठ जाते हैं, और जो बैठते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, जो उन्होंने क्लाइमेट के बारे में पढ़ा हुआ है और पर्यावरण के बारे में जानकारी रखते हैं, साइंटिस्ट्स हैं और उस क्षेत्र में पढ़ाई की है। और ये सिर्फ उनका व्यक्तिगत मसला नहीं है, क्लाइमेट चेंज पूरी पृथ्वी से संबंधित समस्या है। और जब पूरी पृथ्वी से संबंधित समस्या है तो पृथ्वी में रहने वाले जीवों के संबंध में भी ये समस्या है, जिसमें मनुष्य भी आते हैं, हम लोग आते हैं। तो जब भी कोई अनशन कर रहा है या एक्टिविज़्म कर रहा है तो फिर वो सिर्फ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति हेतु नहीं, बल्कि साथ ही साथ उसके आसपास जितने व्यक्ति हैं और जितने पशु पक्षी हैं उनके लिए भी वह ये प्रयास कर रहा है। पर हम लोग जो आम आदमी हैं, क्या उन्हें सपोर्ट करते हैं? उनका साथ देते हैं क्या? एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट थे, मुझे पता नहीं वो क्लाइमेट एक्टिविस्ट थे या नहीं, परंतु क्लाइमेट के लिए उन्होंने अनशन किया था। और वो एक साइंटिस्ट रह चुके हैं, एक भौगोलिक विज्ञान को लेकर, भूगोल से रिलेटेड उनको बहुत अच्छी खासी नॉलेज है, इतना मुझे पता है। मैंने वो न्यूज़ पढ़ी थी और उनके बारे में भी पढ़ा था। अभी मुझे उनके बैकग्राउंड के बारे में पूरी तरह से याद नहीं, पर मैंने जब देखा था तो मुझे पता था कि बैकग्राउंड उनका क्लाइमेट से रिलेटेड और पर्यावरण से रिलेटेड ही था, और उनके बारे में उन्हें बहुत अच्छी खासी और बहुत सारी जानकारी थी, क्योंकि उस क्षेत्र में उन्होंने गहराई से अध्ययन किया था। उनका नाम था जीडी बख्शी। जीडी बख्शी, आप गूगल कर लीजिएगा, जीडी बख्शी नाम था या क्या था। एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिन्होंने अनशन किया था, और कई दिनों तक अनशन करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई उसी वजह से। पर सरकार ने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हम अब बोल तो सकते हैं कि सरकार ने बात किया होगा, ध्यान दिया होगा, ऐसे कई लोग बोल सकते हैं, पर अगर ध्यान दिया होता तो फिर इतने वर्षों तक वे इतने दिनों तक अनशन करने के बाद प्राण त्याग दिया उन्होंने, उनकी जान चली गई। तो अगर ध्यान दिया होता तो वो अभी जीवित होते। हम सभी के लिए, पर्यावरण के लिए, पशुओं के लिए, मनुष्यों के लिए उन्होंने अनशन किया, और उसका नतीजा ये निकला कि उनकी जान चली गई। सरकार ने ध्यान नहीं दिया, पर क्या साधारण इंसानों ने भी ध्यान दिया? कॉमन मैन जिसको हम बोलते हैं, जो हम लोग हैं, आम आदमी, क्या हमने कितना सपोर्ट किया उन्हें या कितना अधिक साथ दिया? अगर हम बहुत ज़्यादा साथ दिए होते तो फिर उनकी बातें सरकार तक और दृढ़ता से पहुंचती, या फिर हम सब मिलकर ही कुछ ऐसे कदम उठाते कि उनकी जान भी बचती और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड मुद्दे पर कुछ एक्शन भी लिया जाता। पर हमने उस तरह से सक्रियता अपनी नहीं दिखाई, आम आदमी ने सक्रियता नहीं दिखाई। एक व्यक्ति है पढ़ा लिखा जो कि इस विषय पे बहुत ही जानकारी रखते हैं, ज्ञान रखते हैं और इसकी भयावहता देख पा रहे हैं, और वो हम सभी के लिए अनशन तक बैठ जाते हैं, आमरण अनशन, कि इस पर कार्य होना चाहिए और बहुत बड़ी डिमांड नहीं इस पर कार्य करने के लिए। और वो व्यक्ति मर जाते हैं क्योंकि किसी ने ध्यान नहीं दिया उस पर, किसी ने सपोर्ट नहीं किया, सामने नहीं आए और इस मुद्दे को इतने ऊंचाई तक लेकर नहीं गए जहाँ पे कुछ एक्शन लिया जा सके। ये आपको सुनने में बस छोटी सी बात लग रही होगी कि एक दो लाइन बोल दिया गया, बस हो गया, चलो न्यूज़ खत्म, एक जानकारी मिली, खत्म हो गया। पर आप खुद को उस स्थिति में रख कर देखिए कि आप बैठे हुए अनशन में, कोई ध्यान नहीं दे रहा, आपकी मृत्यु होने वाली, आपकी हालत ख़राब हो रही है और आप अब मरने वाले हैं, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। ना आम आदमी आप पर आपके साथ दे रहा है और ना सरकार साथ दे रही है, और आपको सब कुछ दिख रहा है कि आप उन लोगों के लिए कर रहे हो, और आप यूं ही नहीं कर रहे हो, आपको तथ्य पता है, फैक्ट्स पता है। क्या स्थिति होगी आपकी? ऐसे भी शायद आपको समझ में ना आ रहा होगा। 2-3 दिन भूखे रख के देखिएगा, 5 दिन भूखे रख कर देखिएगा, और कोई ऐसा मुद्दा उठाइएगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और उसको लेकर के आप लोगों को बताना चाह रहे हैं, लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा, कोई सुन नहीं रहा, और आप असहाय से हो और बैठ गए अनशन पर। उसकी मानसिकता में घुसने का प्रयास करिए, या वो ज़िंदगी 5 दिन तक जी कर देखिए, भूखे ही रह कर देख लीजिए। एक और एक्टिविस्ट हाल ही में हैं, सोनम वांगचुक नाम है उनका।
जिन्होंने लद्दाख में अनशन किया था और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इश्यूज़ को बताया था। उनके वीडियोज़ अवेलेबल है यूट्यूब पर, जिसमें वे फीडबैक साइकिल्स को समझाते हैं कि वो क्या होता है और किस तरह से कार्य करता है। उनके साथ क्या हुआ, कई दिनों तक अनशन में रहने के बाद भी इस पर एक्शन नहीं लिया गया। जो डिमांड्स थी वो पूरी नहीं की गई, जो आइडियाज़ उनके द्वारा दिया गया था उन्हें सक्रियता से लागू नहीं किया गया, समझा नहीं गया अच्छे से। और कुछ कहीं पे हिंसक कार्यवाही हुई आसपास में कहीं दूसरी जगह पे, पर उसके आरोप में उनको जेल में डाल दिया गया। तो ठीक है, जेल में डाल दिया गया उनको। कुछ सरकार ने देखा कि कुछ हिंसक कार्यवाही हो सकता है, उनके पीछे ये रीज़न हो, मतलब सरकार को ऐसा लगा कि उनके पीछे ये रीज़न है, तो उन्होंने फटाक से तुरंत से एक्शन लिया और उनको जेल में डाल दिया। लेकिन जब वो शांतिपूर्ण तरीके से इतने दिनों से अनशन किए हुए, उस पर सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है? अगर किसी चीज़ पर उन्हें, सरकार को ऐसा शक हुआ कि इनके कारण कुछ गड़बड़ी हुई है, तो उसके लिए उन्होंने तुरंत से एक्शन लिया। लेकिन जब वो व्यक्ति शांति से बैठा हुआ इतने दिनों से, और वो गारंटी भी नहीं है कि उन्होंने किया, बस शक के आधार पर उन्हें जेल में डाला, तो ठीक है, वो जेल में डाला, नहीं डालना चाहिए था वो अलग बात है। मेरा मुद्दा यहाँ पर है एक्शन लेने की बात, कि सरकार ने जो एक्शन लिया इतनी जल्दी से, सराहनीय है, एक्शन तुरंत लेना चाहिए। लेकिन जिस तरह से इसमें एक्शन लिया गया, जितनी जल्दबाजी की गई इसमें, उस जल्दबाजी के साथ उन चीज़ों पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? जब अनशन पर बैठे हुए हैं कई दिनों तक, एक व्यक्ति मर गए, एक व्यक्ति बैठे हुए हैं, जबकि वो साइंटिस्ट है, वो समझते हैं, उनको कई देशों से अवार्ड मिला है इन चीज़ों को लेकर के, और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। कम से कम बैठकर यही समझ लो कि फीडबैक साइकिल्स होते क्या है, ये लूप स्टार्ट होने के बाद ये कहाँ तक जाती है, किस तरह से खतरा बन सकता है। बैठकर समझ लो या पढ़ लो खोल कर। मैगजीन्स आते हैं, डाउन टू अर्थ मैगजीन पढ़ लो, उसमें क्लाइमेट से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। न खुद पढ़ना है, न एक्सपर्ट से जानना है, न जो सामने बैठा उससे बातचीत करके उस स्थिति को समझनी है, तो करना क्या है? अब यहाँ पे सरकार की बात हो गई। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, कि आम आदमी क्या कर रहा है। आम आदमी क्यों नहीं इस बात को आगे रख रहा है कि क्लाइमेट चेंज एक स्थिति है जो कि हमारे लिए नुकसानदेह है, हम सभी के लिए, और इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए और सही एक्शन लिया जाना चाहिए। पर आम आदमी को कुछ पता ही नहीं है, वो कुछ एक्शन नहीं ले रहा है। अगर वो उतना क्षमता नहीं है आप में कि एक्शन ले सको, तो जो ले रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, उनके साथ तो खड़े हो जाओ। अब बोलोगे नहीं, 10-12 लोग तो, 50 लोग तो आए थे साथ में। भाई 800 करोड़ की आबादी है हमारे देश की, 50 लोग आकर के वहाँ बैठ जा रहे हैं, 100 लोग ट्विटर पर कुछ लिख दे रहे हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ जाता है उन तमाम लोगों को, 800 करोड़ लोगों को और गवर्नमेंट को? उनको बातें समझ में आ जा रही हैं क्या? अब ये बात आती है कि 800 करोड़ की आबादी आपने तो कह दी पूरी दुनिया की, और हमारे देश की, सॉरी, हमारे देश की 800 करोड़ की आबादी नहीं है, पूरी दुनिया की है। हमारे देश में करीब 120 से 150 करोड़ की आबादी उसके बीच में है। ये भी क्यों नहीं सक्रिय है? अब कहोगे कि आम आदमी सक्रिय नहीं है, तो ये भी फिर सवाल उठता है कि आम आदमी सक्रिय क्यों नहीं है? तो आम आदमी को पता होगा तब तो वो सक्रिय होंगे। उसे क्लाइमेट के बारे में कितनी जानकारी है? कितने आम आदमी इतने शिक्षित हैं जिससे पर्यावरण और क्लाइमेट के बारे में अच्छी तरह से जानकारी है? और शिक्षा से भी पहले आ जाती है उनकी रोजी रोटी, उनका कमाई, उनका खाना पीना, रोज का सर्वाइवल का जो होता है, 3 टाइम का खाना और पोषक तत्वों वाला खाना, जिसके द्वारा उसका मानसिक और शारीरिक विकास हो सके। इस स्थिति में ही कई लोग नहीं हैं, तो वो शिक्षा लेने की स्थिति में कहाँ तक पहुँचेंगे? कई लोग हैं जो कि शिक्षित ही नहीं हैं, और उनसे भी कई ज़्यादा लोग हैं जो कि भूखे सोते हैं, तो उन तक क्लाइमेट चेंज के बारे में पता ही नहीं है, उनकी स्थिति ही पता नहीं कि क्लाइमेट चेंज होता क्या है, इससे क्या नुकसान होने वाला है और उनके जीवन में क्या नुकसान होगा, उन्हें कुछ आइडिया नहीं है इसके बारे में। तो फिर वो सवाल करेंगे कैसे और सपोर्ट में खड़े कैसे होंगे, बताइए? वो, उन्हें जानकारी ही नहीं है इस बात की। हमारे देश की 2/3 आबादी भूखे सोती है, करीब 80 से 90 करोड़ लोग। उतनी ही आबादी, करीब लगभग 80 करोड़ लोगों तो यहाँ मुफ्त में राशन मिलता है, सब आपको पता होगा। मतलब 2/3 लोग अगर मुफ्त में राशन ले रहे हैं, मतलब उनकी स्थिति ये नहीं है कि वो खुद से खाना पीना पा सके, और मुफ्त में राशन मिल रहा है मतलब सारा पोषक तत्व भी नहीं मिल रहा होगा। मतलब ये गरीबी की स्थिति बताती है कि हमारे देश में गरीबी की क्या स्थिति है।
अब क्लाइमेट चेंज के द्वारा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं जिसके कारण जहाँ पर अधिक वर्षा होती है वहाँ ज़्यादा धूप पड़ना शुरू हो सकता है। जहाँ धूप ज़्यादा बढ़ती है वहाँ बरसात होने लगेगी। तो फिर जो ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होंगे उसका असर हमारे क्रॉप्स पर भी होंगे। जो हमारी फसल होते हैं, पैदावार होती है, हमारी यील्ड जो होता है वो उस पर 15 से 25% तक की कमी आ जाएगी हमारे क्रॉप्स के, अनाजों के उपज में। जो मुख्य फसल है जैसे गेहूँ हो गया, चावल और भी जो फसल है जो मुख्य रूप से भारत में कंज्यूम किया जाता है, जो खाया जाता है, उसमें जब 15 से अधिक प्रतिशत तक की कमी आएगी ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ड्यू टू चेंज इन वेदर पैटर्न्स, तो फिर डिमांड एंड सप्लाई का रूल यहाँ पे स्टार्ट लग हो जाएगा कि पैदावार कम होगी। पैदावार कम होगी तो जब भी पैदावार तो कम है लेकिन डिमांड ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है हमारे देश में, तो फिर डिमांड तो होगा ही, लोग तो चाहेंगे ही कि मुझे मिले खाना। लेकिन उतना पैदावार हुआ ही नहीं है तो वो सबको मिलेगा कैसे? तो जितना पैदावार है उसके रिस्पेक्ट में जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन उतना पैदावार है नहीं तो सप्लाई नहीं हो पाएगी। अब डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो ऐसी स्थिति जब बनती है तो फिर महंगाई बढ़ती है, प्राइसेस बढ़ते हैं। अब जो व्यक्ति, अभी गरीब व्यक्ति जिसे खाना ही नहीं मिल रहा है, उससे 2 वक्त का खाना नहीं मिल पा रहा है अभी इस स्थिति में, तो जब महंगाई बढ़ेगी तो वो कहाँ से खाना लाएंगे? जो अभी ही रात में भूखा सो रहा है वो महंगाई बढ़ने पर वो कैसे खाएगा और क्या खाएगा? जो अमीर व्यक्ति हैं जो अपने खाने का, अपने पैसे का, जो उनको पैसे मिलते हैं उनका 1 से 2% ही खर्च करते होंगे खाने पर, और वो भी सारे पोषक तत्व इंक्लूडेड रहते हैं उसमें, तो भी 1-2%। और जो गरीब व्यक्ति हैं जो कि अपना 60 से 70% अपने जो उसकी इनकम है, आय है, उसका 60 से 70% वो अपने सिर्फ खाने पर लगाता है, वो भी वो खाना जो उसे सर्वाइवल, मतलब उसको ज़िंदा रखे, सर्वाइव करे। ये भी नहीं कि सारे ही मिनरल्स एंड विटामिन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स सब कुछ उसमें इंक्लूडेड है, नहीं। इसके बावजूद वो अपने आय का 60 से 70% खर्च कर रहे हैं, और जब महंगाई बढ़ेगी तो वो कितना खर्च करना पड़ेगा? उन्हें अपना 100% खाने में ही लगा देना पड़ेगा। और अगर उसमें से कुछ कटौती करेगा तो ताकि बाकी चीज़ों में कुछ खर्च हो सके खाने पीने के अलावा, तो वो सर्वाइव क्या करेगा? 1 टाइम का खाना, 2 टाइम का खाना उसे छोड़ना पड़ेगा, कि 2-2, 3-3 दिनों तक का खाना उसे छोड़ना पड़ेगा। अब ये व्यक्ति खाने के ही लाले पड़े हुए हैं इसके, इन गरीब व्यक्ति के, तो ये शिक्षा के लिए पैसे कहाँ से दे? और शिक्षा भी के लिए जो मिनिमम शिक्षा मिलता है उसमें अब क्लाइमेट के बारे में कितना उन्हें जानकारी मिलती होगी? चलो उनको क्या फिर दे दिया गया, उनको फिर मनोरंजन दिए गए, रील्स, शॉर्ट्स और तरह तरह के मनोरंजन के रील्स। मतलब उससे उनके जीवन में कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कुछ उन्नति नहीं होने वाली, बेहतरी नहीं होने वाली है, लेकिन फिर भी रील्स देखो, मज़े लो, मनोरंजन करो, मन को रंजन से भर दो, बस यही है, ताकि थोड़ी देर के रिलीफ मिल जाए। अपने जो भूखे हालत ख़राब हो रहा है गर्मी के कारण, तापमान में सिर, भूखे प्यासे होकर के गर्मी में रह करके सिर भी दर्द हो रहा है और पागलपन जैसा लग रहा है, ये चीज़ें होती है, मानसिक चीज़ें हैं। तापमान बढ़ने से इसका असर ब्रेन पर होता है। अब जब इन चीज़ों का असर ब्रेन पर होता है तो वो तरह तरह की हरकतें भी करते हैं, हिंसक हरकतें भी करेंगे। आपको वो फ्रस्ट्रेट होंगे तो फिर विद्रोह भी कर सकते हैं। तो विद्रोह को कुचलने के लिए ये है कि उन्हें फ्रस्ट्रेट ही मत होने दो, उन्हें परेशान कितनी भी हो तो उन्हें शांत रखो। कैसे? तो उन्हें मनोरंजन करके रिलीफ दे दो थोड़ी देर के लिए, सस्ते डेटा दे करके उन्हें रिलीफ करो, मनोरंजन दे करके। रील्स इधर उधर, रील्स को फैलाओ, रील्सबाजी को। अब वो रील्स से आपका क्या भला हो रहा है वो आपको खुद ही नहीं पता, बस देखकर मज़ा आ रहा है, आपकी साइकोलॉजी के साथ खेला जा रहा है। इतने पर भी अगर काम नहीं बन पा रहा है तो फिर आपको दे दिया जाता है धार्मिक झुंझुना, लोक धार्मिक झुंझुना। कई तरह के बाबा खड़े कर दिए जाएंगे, 8-8, 10-10 साल के बाबा जो ज्ञान दे रहे हैं, और ये गरीब उनके चरणों में बैठे हुए हैं, लोटे हुए हैं कि भैया मेरा तो कुछ हो नहीं सकता, मैं तो भूखे मर रहा हूँ, आप ही कुछ दे दीजिए बूटी जिससे मेरा जीवन सार्थक हो जाए। बाबा बोलेंगे भस्म ले लो, चटनी खा लो, भूरे कलर के जगह काले कलर का पर्स पहन लो, खरीद लो, और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, बाबा की बात मानो, अभी कष्ट में रहो, अगले जन्म में मस्त रहोगे। अब ये आम आदमी हाथ जोड़े बाबा बाबा करते करते लौट जाते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। विद्रोह क्या करेंगे? ये विद्रोह करने जाएंगे, बोलेंगे विद्रोह क्यों कर रहे हो भाई, कष्ट पाओ, गरीबी झेलो, अगले जन्म में अमीर बनोगे।
अब ये न पढ़े लिखे अशिक्षित लोग, कई कई तो शिक्षित लोग भी, शिक्षित क्या बोलूँ मैं, किसी स्किल में क्वालिफाइड हो गए हैं, नौकरी ले लिए हैं, उससे शिक्षित तो नहीं हो जा रहे हैं, आंतरिक शिक्षा तो है नहीं। तो बस जहाँ दिखते हैं बाबा लौट जाते हैं। ये तो 8-10 साल के बच्चे बोल रहे हैं, 8-10 साल के बच्चों को बाबा बना रखा है, कई के बूढ़े बूढ़े भी बाबा हैं, कई जवान भी बाबा हैं, धंधा चल गया, बिजनेस चल गया बाबा के नाम पे, हर कोई बाबा बना बैठा है। चलो ये गरीब लोग हैं, मूर्खता आ जाती है, मूर्खता क्या, मूर्खता भोलापन भी है, भोलापन भी नहीं बोला जा सकता है इसमें, क्या बोल सकते हैं, समस्या में है बेचारे, परेशान हैं, तो समाधान चाहते हैं, समाधान के लिए उनके पास पैसे चाहिए, पैसे मिल नहीं रहे हैं, जहाँ से आ सकते हैं फसल बेच करके, तो फसल भी नहीं हो रहा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, फसल ख़राब होने वाली है, हो रही है, होने वाली है, क्या हो रही है, उनकी इनकम घटती जा रही है, आय घटती जा रही है, महंगाई थोड़ी सी भी बढ़ रही है तो उन पर मार पड़ रही है। 80 करोड़ लोग तो यहाँ मुफ्त में खा रहे हैं राशन, मतलब कि अगर मुफ्त में राशन नहीं मिलता तो वो क्या करते हैं, मुफ्त में राशन देने का अर्थ ही है कि वो गरीब हैं, अगर अमीर होते तो क्यों मुफ्त में राशन मिलता, मतलब 80 करोड़ लोग गरीब हैं, 120-125 करोड़ में से 80 करोड़ लोग तो गरीब ही हैं जिन्हें मुफ्त में राशन मिल रहा है। यह कोई प्राइड की बात नहीं है, प्राउड करने वाली क्या बात है इसमें कि 80 करोड़ लोगों को वो मुफ्त में खाना दिया जा रहा है। शर्म करने वाली बात है कि 80 करोड़ लोग भूखे इस नौबत पर आए ही क्यों, है ही क्यों इस नौबत पे कि उन्हें देना पड़ रहा है। तो ये बेचारे परेशान, समाधान ढूंढ रहे, मिल नहीं रहा है। तो एक आसान तरीका मिल जाता है कि कोई बाबा आए और उन्हें आशीर्वाद दे दे और उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाए। बाबा मेरे को कैंसर है, हाँ बेटा भभूति ले लो, कैंसर ठीक हो जाएगा। कैंसर के इलाज के लिए पैसे लगेंगे, गरीब हैं भाई, इलाज के लिए पैसे नहीं है उसके पास, क्या करे, या खाने पीने के पैसे नहीं, इलाज के कहाँ से पैसे आएंगे। तो थोड़ा सा राहत मिल जाता है जब बाबा बोल देते हैं भभूति चाट लो और तुम्हारा हो जाएगा कल्याण। तुम कोई नाम पकड़ो और उसको 1000 बार काउंटर लेके गिन लो तो तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा। कोई का हनुमान बन जाएंगे, मैं हनुमान हूँ, मुंह फुला देंगे ऐसे, मुंह फुला के बोलेंगे हनुमान है, और वहाँ पे कितने लोग, 10 करोड़ लोग लौट गए हैं। वाह वाह वाह, बजरंग बली जी जय। भाई इंसान है, वो इंसान है जो कि बेवकूफ़ बना रहा है आपको। अब उसकी मानसिकता क्या है कि क्यों बेवकूफ़ बना रहा है वो मुझे नहीं पता, किस मानसिकता से वो चल रहा है, पर इतना तो तथ्य है कि वो जो कर रहा है उससे भोले लोग जो हैं, गरीब लोग जो हैं, उन्हें नुकसान हो रहा है, फ़ायदा नहीं हो रहा है। मानसिक तौर पर वो नीचे जा रहे हैं और अशिक्षित बन रहे हैं। एक और तो कहते हैं हनुमान है, दूसरी ओर चाबुक मारा जाता है, भूत निकालो इसके अंदर से। विज्ञान का एक कोई चैप्टर पता नहीं कभी पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा इन लोगों ने, न वो पढ़े हैं जो बाबा बन के बैठे हैं, और जो न वो पढ़े हैं जो उन्हें सुन रहे हैं। भूत निकालना है। एक कबीर साहब का या किन्हीं का दोहा है, अंधे अंधे ठेलिया दोनों खूब पढ़ंत, इस तरह करके। ये बाबा भी अंधे हैं और उनके जो अनुयायी है वो भी अंधे हैं। अंधे अंधे ठेला डूब मरो, क्या होगा इसमें। और ख़ास कर ये बाबा लोग जो बहुत तरह के हैं, कई तरह के हैं, 10, 15, 20, 25 ढूंढने पे सैकड़ों निकलेंगे इस देश में। मतलब क्या कहा जाए आप लोगों को, आप लोगों को क्या कहा जाए, आपसे बात करना चाहूँगा कि आप लोगों को क्या कहा जाए, थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। आप बाबा बन के बैठे हो, अथॉरिटी लेके बैठे हो, आप उस बोलते हो कि उन लोगों को बेहतरी करें, उन लोगों का भला करूँगा मैं, इसलिए यहाँ बैठा हो कि मैं गरीबों का भला करूँगा, उन्हें धर्म दे करके उनका विकास करूँगा। क्या वाकई में आपको लगता है कि आप उनका भला कर रहे हैं? आपने धर्म ग्रंथों को पढ़ा भी है या बस बैठ गए हैं? आपने मेडिकल साइंस नहीं पढ़ा है, कैंसर का इलाज बोल दे रहे हैं। और ये सबसे आपको क्या मिल रहा है? मुझे तो दिख रहा है कि आपको पैसे मिल रहे हैं, बहुत सारे दान दक्षिणा, ठीक है, और नाम मिल जा रहा है, सभी आपके चरणों में लेट रहे हैं, बहुत इज्जत मिल रहा है, आदर, पैसा, भगवान वाली फीलिंग आती होगी, है ना। मैं तो जीवन सार्थक, इतना बड़ा व्यक्ति बन गया, सब मेरे पैरों में लुटे हुए, और क्या चाहिए।
कई लोगों को तो मैंने देखा है कि आते हैं सामने, पैर में करते हैं, हाँ हाँ आ जाओ, गिरो यहाँ, गिरो, सो जाओ मेरे पैरों में, पैर आगे कर देते, ले लो। मतलब क्या समझ के रखा है अपने आप को? अपने वो भी एक इंसान है, आप भी एक इंसान है। और अपने चरणों में लौटा के ज़बरदस्ती, यहाँ लौटो, लो मेरा पैर छुओ, पैर आगे कर देते हैं। ये सब करके आप उनका भला कर रहे हैं क्या? आपको अगर लग रहा है वाकई में कि आप उसका भला कर रहे हैं, ये सब करके क्या भला हो रहा है उनका, उसका बताइए। और आप तो बस इतना उतना ही लोग देख रहे हैं कि आपके सामने 10-15 लोग आ गए हैं, या 10-15-100 लोग आ गए हैं, लेकिन इस तरह से करोड़ों गरीब व्यक्ति हैं जो आपको देखते हैं, फॉलो करते हैं, और आप उनको ये सारी चीज़ें कि भूत भगाओ, चमीटे मारो, इन्हें लिटाते हैं। और कई कई तो हैं कि छू के ही चमत्कार हो जाता है, आँख नहीं, आँखों की रोशनी आ गई बस एक नाम लेने से। कई लोग यीशु यीशु करते हैं। कुछ मौलानाओं के वीडियोस देखता हूँ कि मौलाना के कपड़े पहन लिए हैं, और प्लास्टिक की पिस्तौल रहती है, बंदूक बनी हुई, उसको ऐसे ऐसे मारते हैं और भूत भगाते हैं। कुछ है जो काउंटर लेके नाम बोलो 1000 बार, चलो बार बार नाम लेने से अफर्मेशंस की काम करते हैं कि अफर्मेशंस आते हैं, और उस तरह से आपका माइंड उस पर जाने लगता है। पर उससे क्या उसका जीवन का समाधान मिल जाता है? कई कई तरह की समस्याएं उठती हैं। आप कभी लोगों से बात करिए, अलग अलग तरह के लोगों से घंटे घंटे पर बात करिए। ये नहीं कि कहीं बैठ गए और 1000 लोग आ गए हैं, सबको अपने आशीर्वाद हाथ उठा के दे दिया, कुछ पर्ची पढ़ दिया और बोल दिया कि हाँ सबका कल्याण हो गया। आओ भाई, हाँ लाल चटनी नहीं हरा चटनी लो, तुम्हारा समस्या का समाधान हो गया। यहाँ गोलियाँ चला रहे हैं प्लास्टिक का, समाधान हो गया। यीशु बोलने से आँख की रोशनी आ जा रही है। ये सब करके आपको भी पता है कि आप उनका समाधान नहीं दे रहे हो। अगर 1 घंटा 2 घंटा बैठ के बात करोगे अलग अलग लोगों से, तो उनकी अलग अलग समस्याएं आपको पता चलेगी, और आपको पता चलेगा कि उनकी अलग अलग जो समस्याएं हैं, इन चीज़ों से हल नहीं होने वाली है। और फिर भी पता नहीं आपने कभी जानने का प्रयास भी किया है कि नहीं। और अगर, मुझे तो नहीं लग रहा है कि जानने का प्रयास किया है आपने, नहीं तो फिर ये सब नहीं करते। और अगर जानने का प्रयास किया भी है और उसके बावजूद भी कर रहे हैं, तो आप कतई जाहिल, पाखंडी, धूर्त व्यक्ति हैं। लूटने में लगे हुए हैं लोगों को, मासूमों को बर्बाद करने में लगे हैं, साधारण व्यक्तियों को, उन्हें ऊंचा उठाने के बजाय गर्त में गिराने में लगे हुए हैं। और आप लोग अब कोई नए नहीं हैं, आप लोग अभी आए हैं, लेकिन आप लोग बहुत सालों से हैं। आपसे पहले कई लोग ये बाबा बन के आ चुके हैं और करते रहे हैं हमेशा से इस देश में, और उसके बावजूद भी इतने सारे क्राइम्स हो रहे हैं। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इन चीज़ों से समाधान नहीं होने वाला। अगर होने का होता तो इतने साल से तो आप लोग, बाबा लोग कब्जा जमाए हुए, तो अभी क्यों नहीं, लोग तो आपके पैरों में गिर जाते। तो फिर क्यों क्यों समाधान क्यों नहीं हो रहा है? क्राइम क्यों नहीं घट रहा है? नहीं घट रहा है, मतलब ये सबसे नहीं हो रहा है, उसके बावजूद भी आप ये सब क्यों कर रहे हैं? अब आप क्या चाहते हैं? आप क्या क्या जवाब है इसका आपके पास? सीधी सी बात है कि इन सबसे समाधान नहीं निकलने वाला है। तो अगर आप थोड़ा सा भी ईमानदारी है आप में बचा हुआ, तो ये सब छोड़िए, ये सबसे बाहर आइए बाबागिरी करने का, और वास्तविक समाधान की ओर लौटने को क्या कहूँ, शायद आप कभी आए ही नहीं होंगे। वास्तविक समाधान की ओर बढ़िए। खुद को समझ लीजिए भाई, खुद को समझ लीजिए, दूसरों को बाद में समझिएगा। खुद को समझोगे तो शायद दूसरों को भी समझ पाओ, उसका दर्द पीड़ा को समझ पाओ, झेल पाओ। इमोशनल होने से नहीं होता है। आप भी एक साधारण व्यक्ति, आप भी इमोशनल होते हो किसी बात पर, बट किस बात पर इमोशनल है? ये इमोशनल बॉडी से जनरेट होता है, ये सात्विकता का प्रमाण नहीं होता है ये इमोशनलिटी। अगर आप भावुक हो रहे हैं, जैसे कि कोई किसी का हत्या हो गया, तो आप लोग भी भावुक होते हैं। और हमेशा एक्टिंग, मैं नहीं कहूँगा कि एक्टिंग हो रहा है हमेशा, कभी कभी सच में भावुक होते हैं। किसी की मृत्यु हो जाए, किसी बच्चे को मरते हुए देख लें, तो आप भावुक हो जाते हैं कभी कभी, और वो कभी कभी सच भी भावुकता आती है। लेकिन उसको आप सात्विकता का प्रमाण मत मान लीजिए कि आप सात्विक इसलिए भावुक हो रहे हैं, आप धार्मिक इसलिए भावुक हो रहे हैं। भावुकता आपके शरीर की पैदाइश है, शरीर के केमिकल्स जो होते हैं वो आप में भावुकता ला रही है। और वो भावुकता आप में आ रही है और सब में आती है, प्रत्येक व्यक्ति में, आपको। लेकिन फ़र्क यहाँ पड़ जाता है कि आप उस भावुकता को महानता मान लेते हैं, सात्विकता मान लेते हैं, और प्रमाण मान लेते हैं धार्मिकता का। वैसा कुछ नहीं है। आप पढ़ोगे तब तो आपको समझ में आएगा। आपने उपनिषदों को पढ़ा है, विद्या और अविद्या की बात होती है वहाँ पर। आप
विद्या माने होता है आत्मज्ञान, आपको आत्मज्ञान नहीं है। आप बोलते हो पुराणों की बात करते हैं, आप स्मृतियों की बात करते हैं ग्रंथ के नाम पर कोई ऐसे ग्रंथ की बात करते हैं जो आपको आत्मज्ञान की ओर मोड़ता हो? नहीं करते हैं आप। विद्या माने आत्मज्ञान, तो आप आत्मज्ञान की पुस्तकों को पढ़ें, ग्रंथों को पढ़ें, तो आपको अपने बारे में पता चलेगा। अविद्या मतलब सांसारिक ज्ञान, आपको सांसारिक ज्ञान भी नहीं है, आपको मेडिकल साइंस की समझ नहीं है, आपको हार्मोनल चेंजेस, आपको बॉडी में कौन कौन से केमिकल्स रन कर रहे हैं, कौन से केमिकल से क्या उठ रही है, आपको अहंकार का ज्ञान नहीं है, ना अपना ज्ञान है ना बाहर का ज्ञान है। तो फिर आप किस आधार पर लोगों को गाइड कर रहे हैं और गर्त में डुबा रहे हैं? एक एक नाविक है, ठीक है, एक नाविक है जिसे उसका नाम है नाविक, बट वो नाव चलाना नहीं आता, और उन्होंने 50 लोगों को बैठा दिया है, कितना बाहर लेना है नहीं लेना है, उसे नाव खेना नहीं आता, बस चले जा रहे हैं। सबको डुबोगे, सबको डुबा दोगे, बोलोगे कि मैं तो उन्हें नाव में बैठाकर और नदी पार करा रहा हूँ, मैं तो मदद कर रहा हूँ, उसकी समस्या का समाधान कर रहा हूँ, पर आप उसे डुबा दोगे। आप समाधान नहीं ला रहे हो क्योंकि आपको नाव चलाना नहीं आता। आपने ग्रंथों को नहीं पढ़ा है, वास्तविक ग्रंथों को नहीं पढ़ा है, आपने वेदों उपनिषदों को नहीं पढ़ा है, गीता नहीं पढ़ी है आपने, और आप दावा करते हैं कि आप ग्रंथों को पढ़े हैं। आपको अगर वास्तविक ग्रंथ पढ़े होते तो आपको विद्या और अविद्या के बारे में पता होता, पर आपको ना विद्या के बारे में पता है ना अविद्या के बारे में पता है, और आप लोगों को ज्ञान देने बैठे हैं। आप उनका बेड़ा गर्क करेंगे और खुद का भी करेंगे, उनका ज़्यादा करेंगे, क्योंकि आपको तो पैसे मिलेंगे ना बगले में, मतलब बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को, वो बन रहे हैं, थोड़ा टेम्प्रेरी रिलीफ मिल जा रहा है, मनोरंजन से भी रिलीफ मिलता है, आपके धार्मिक प्रपंच पाखंड से भी उन्हें मनोरंजन मिलता है, और मनोरंजन उन्हें रिलीफ मिलेगा, थोड़ा फ्रेश लगेगा, तो बोलेगा मैं तो परेशान था भाई, मुझे फ्रेशनेस मिला, तो फिर मुझे तो बदले में कुछ देना है, और वो पैसे देंगे। बिजनेस है ये, बिजनेस। तेल होता है ना ठंडा वाला, माथा दर्द देता है तो ठंडा तेल दे दिया, बिजनेसमैन आया, कोई फैक्ट्री लगाया तेल का, वो तेल दे के उसको दे दिया, वो ठंडा लगा, उस बदले में उसने पैसे दे दिए। वही चीज़ कर रहे हैं आप, थोड़ी देर के लिए आपको उनको फ्रेश लग जाता है कि हाँ बेटा सब ठीक है,